हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे और हमने लेक्चर को इसी बात पे छोड़ा था कि जो बजटरी डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, उसके तीन रूप होते हैं। एक रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तो चलो इन तीनों तरीके के डेफिसिट को जानते हैं। इनके रेपरकर्शंस भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, और अच्छी बात यह कि सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। यानी कि अगर इस टॉपिक को पूछा जाए मेंस के पर्सपेक्टिव से, आपको बस यहाँ का जो सोर्स गिवन है, इधर कोई भी जो आपको आस्पेक्ट ये जो गिवन है नीचे, आपको इसके अलावा कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपका आस्पेक्ट कवर हो जाएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। एंड डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस्ड अगर आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर हो रहा है तो आप लिम्स में तो एलिमिनेट आराम से कर ही लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी अभी तक इस चैप्टर में जो भी हमने बातें करी ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इजी इजी चीज़ है लेकिन फिर भी मतलब कंटेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माई ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। सरकार का खर्चा कितना हुआ और आमदनी कितनी आ रही है, उसमें से उसको माइनस कर दो तो ये निकलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक बात बताओ मुझे ज़रा, अगर हम ये यहाँ पर डेफिसिट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो यानी कि इन तीनों केसेस के अंदर सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम है ना एक्सपेंडिचर से, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, तभी ये तीनों जगह पर ये वर्ड है ना, ये डेफिसिट, डेफिसिट और डेफिसिट। फिर इसके आगे कुछ भी लिखा हो, यानी कि अगर इसमें से माइनस करा जाए एक्सपेंडिचर जो है, उसमें से अगर टोटल रेवेन्यू को माइनस करा जाए तो रेवेन्यू कमी है ना एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, तभी तो डेफिसिट है ना। हाँ कि ना? ठीक है, इस बात को दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बिठाकर चलना जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस बात को। रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है कि सरकार की खर्ची कितने एक्सेस में है एज कंपेयर टू इट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट। जहां जहां से भी सरकार को आमदनी प्राप्त हुई है उसके कंपैरिजन में सरकार ने खर्चा कितना ज़्यादा कर डाला। ठीक है, अब यहां पर देखो वर्ड है रेवेन्यू डेफिसिट। आपको भी पता है कि बजट के जब हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, अगर हम लोग रिसीट की बात करें, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें, तो इसके दोस्तों हमें भी पता है कि दो पार्ट्स होते हैं दोनों के, एक रेवेन्यू साइड, एक कैपिटल साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी रेवेन्यू की साइड, यहाँ पर भी कैपिटल साइड होती है ना। लेकिन जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं ना, वी ओनली नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। यानी कि मुझे एक बात बताओ, अगर इस डिस्कशन से हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैपिटल वाली बात नहीं होती है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट जो सरकार के घाटे को इंडिकेट करता है, अब बात ही जब आ गया, शब्द में ही जब आ गया रेवेन्यू, तो शॉर्ट टर्म का घाटा कि लॉन्ग टर्म का घाटा? शॉर्ट टर्म का घाटा। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से क्या चीज सरकार को इंडिकेट करती है कि सरकार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डेफिसिट में आ गई है। अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि विच अमंग द फॉलोइंग डेफिसिट इंडिकेट कि सरकार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डेफिसिट में चल रही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लॉस में चल रही है, शॉर्ट टर्म में सरकार का थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू की प्राप्ति कम हो रही है, तो वो शॉर्ट टर्म अगर कीवर्ड है तो आंसर क्या होगा हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल की प्राइमरी डेफिसिट? रेवेन्यू। अब इनमें से ये भी चीज आ सकती है, अब जिसको नॉलेज ही नहीं है एग्जाम में बैठ के, जो होमवर्क करके ही नहीं किया, तो अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इनमें से कौन से डेफिसिट में जो कैपिटल कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो मिसिंग होता है? बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट में से जो कैपिटल का जो कंपोनेंट होता है वो मिसिंग होता है ना, क्योंकि इट ओनली टॉक्स अबाउट द रेवेन्यू पार्ट। ठीक है, इट इज रिलेटेड ओनली टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वर्ड पे ध्यान देना, ओनली। इट इज रिलेटेड ओनली टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एंड रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय बाय। तो इट इज रिलेटेड टू ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड करता है ऐसी ट्रांजैक्शंस को, इट इंक्लूड ओनली सच ट्रांजैक्शन जो कि करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर जो है ना सरकार के, उसको उससे रिलेटेड हो, उसको अफेक्ट करता हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला फिनोमेना होता है। ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है सरकार की, अभी आमदनी कितनी है, अभी खर्चा कितना हो रहा है। वो रेवेन्यू डेफिसिट इस बात को सिग्निफाई करता है कि सरकार की जो खुद की इन अर्निंग है ना, अब देखो बात अगर डेफिसिट की यहां पर हो रही है तो डेफिसिट का मतलब यहां पर घाटा तो है ना, घाटा तो है ही ना, एग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये क्या इंप्लाई करता है, इसका कोर एस्पेक्ट क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये बताता है कि अब सरकार की आमदनी ना कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इतनी आ नहीं पा रही है, वो इनसफिशिएंट हो गई है। आ नहीं पा रही है तो इनसफिशिएंट हो गई है। तो ये आमदनी किसके काम आ सकती थी? ऑब्वियसली बात है, अगर यहां पर बात हो रही है रेवेन्यू कंपोनेंट की, तो रेवेन्यू कंपोनेंट होता है शॉर्ट टर्म का कंपोनेंट। एंड हमने देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का होता है वो उसे सैलरी देने में, ओल्ड एज पेंशन देने में, नॉर्मल फंक्शनिंग को रोज़मर्रा के लाइफ में जो देश में जो प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज़ होती है, जिससे सरकार भाग नहीं सकती उन खर्चों से। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, एंड सर्विसेज को चलाने की, वो उसके लिए पैसा जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो इनसफिशिएंट हो गया है। अब जब घाटा कभी भी होता है, आप याद रखना, वैसे यहां पर लिख रखा है कि रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट्स इन बोरिंग। भैया घाटा सरकार को किसी भी प्रकार का हो, सरकार बोरिंग की तरफ ही जाती है। तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशन जो कि आप कॉमनली हर किसी में यूज कर सकते हो, वैसे तो जैसे हम फिजिकल डेफिसिट में भी देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट को ही दिखाता है, लेकिन उस बोरिंग को कंप्लीट करने के लिए सरकार और बोरो कर सकती है कभी कभार। उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि इतने परसेंट ऑफ जीडीपी, इतने से इतने परसेंट ऑफ द जीडीपी वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार कभी कभार ब्रीच कर डालती है तो और बोरिंग करनी पड़ती है और सरकार फंस सकती है। ऐसे डेट ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, देखेंगे अभी हम। रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट्स इन बोरिंग। अब जब घाटा हो गया है, कहीं से कुछ तो करना ही है ना देश को चलाने के लिए, तो अब वो ये देश को चलाने के लिए क्या, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए उसके डिपार्टमेंट्स और जो भी सर्विसेज के प्रोविजंस हैं, जो देश में जो प्रावधान है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ताकि देश एक स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सके, तो बोरिंग की तरफ सरकार मूव करती है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें, जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करते, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन व्हाट इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू, खर्चा ज़्यादा, आमदनी की प्राप्ति कम, तो उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अगर राइटर आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको एक हाउस होल्ड के एग्जाम्पल से इसको समझना है, घर परिवार के एग्जाम्पल से समझना है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ये बताएगा एक परिवार के बारे में, डैट अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो हाउस होल्डर है, घर चलाने वाला जो है, टेल्स द अमाउंट हाउस होल्डर इज बोरोइंग टू पे द ग्रोसर, मतलब घर का राशन वगैरह चलाने के लिए भी आपको बोरो करना पड़ रहा है, तो आपके घर का रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी कि नाम में ही आ गया ना रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू की इतनी प्राप्ति हो नहीं पा रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, एंड आपको कुछ भी है, यहाँ पर तो ग्रोसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको राशन बनवाना है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना, वो देना है, तो आप एडिशनली मांगोगे अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़े भाई से, या किसी भी दोस्त से, या कुछ भी करके। तो वो जो घाटा है ना, आप जो घाटे में जा रहे हो और आप उस घाटे को पूरा करने के लिए जो बोरो कर रहे हो, वो रेवेन्यू डेफिसिट है। देश के साथ भी ऐसे ही होता है व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट सिचुएशन अकर्स। ठीक है, एंड ये शॉर्ट टर्म की बात होती है। अगर हम इसको देखें, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। मैं अगेन बोल रहा हूं, इसके अंदर कीवर्ड है रेवेन्यू, इसके अंदर कैपिटल कंपोनेंट नहीं होता है। ये इंडिकेट क्या करता है, सरकार जो बोरो करेगी या सरकार जो घाटे में गई है, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ये मिसमैच दूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी घाटा तो घाटा ही है। अब रेमेडियल मेजर्स, ये आपका मेंस के परस्पेक्टिव से प्राइमरी है, प्लस
आजकल जैसा फिल्म्स का पेपर आ रहा है स्टेटमेंट वाला, तो फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों में। अभी हम रेवेन्यू डेफिसिट के जैसे पढ़ रहे तो फिजिकल का भी प्राइमरी का भी ये रेमेडियल मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इम्प्लीकेशंस। ठीक है, रेमेडियल मेजर्स। हाई रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सरकार को एक प्रकार से, अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सरकार को एक प्रकार से वार्निंग देता है। क्या सरकार को इतनी समझ और अकल हो जानी चाहिए, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हद से ज़्यादा बढ़ गया है, अपने एक्सपेंडिचर या तो काट लो, थोड़े से खर्चे कम कर दो, या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा लो। अब रेवेन्यू सरकार कहाँ से बढ़ा सकती है? सरकार का जो प्राइमरी सोर्स होता है रेवेन्यू का, उसी से बढ़ा सकती है। टैक्स की दरें बढ़ा दो और नॉन टैक्स रिसीट जो फीस फाइन्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा लेने लग जाओ। लेकिन यहां पर क्या हम ये बोल सकते हैं जो सेकंड कंपोनेंट है खर्चे कम कर देना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी? पहला वाला कंपोनेंट जो है खर्चे कम कर देना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रही है वो रुक जाएगी। अब सरकार ऐसा थोड़ी ना कि कल को ये बोलेगी कि सब्सिडी हम कम देंगे या ये वाली स्कीम को हम थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हैं, हम मनरेगा में वर्करों को 6 महीने तक पेमेंट नहीं देंगे, आप लोग सब IAS ऑफिसर्स अपनी 3-3 महीने तक अभी सैलरी मतलब हमारा घाटा चल रहा है। यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग सरकार रोक नहीं सकती, तो एक्सपेंडिचर को कम करना भी मुश्किल वाली बात है। अब ये टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी एक हद तक बढ़ाया जा सकता है, ये वाली बात आप जानते हो है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब ऐसा होगा क्या कि रेड लाइट जंप करती तो 2 लाख रुपए का फाइन लग गया, पर्सन क्या कहेगा, भेज दे भाई मुझे जेल, है ही नहीं मेरे पास 2 लाख रुपए, चले जाऊंगा कोई बात नहीं। होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। और इसका ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसका सरकार के ऊपर, सरकार भी सोच समझ के करेगी ना ये वाली बात। सरकार का ये वाला अगर एक्शन सरकार लेती है तो क्या इसका परिणाम सरकार के पॉलिटिकल करियर पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब हमें ये ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने सोच को सिर्फ इतना ही रखना है, क्योंकि हमसे जब इंटरव्यूअर पूछता है ना तो वो जानता है कि वो हम ना मतलब रट्टू तोते होते हैं, हम ना किताबी ज्ञान लेकर आए हुए हैं, जबकि प्रैक्टिकल चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती हैं। तो वो आपको बार बार हर एक आपके जवाब पर ना इफ्स एंड बट्स, अगर आपने बोला कि सर ऐसा हो जाएगा तो वो बोलेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर आपने बोला ऐसा हो जाएगा, फिर उसने बोला अगर ये नहीं हुआ तो फिर, आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, सरकार क्या होकर रह गई है इस सिचुएशन के अंदर, फंस गई है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई बोल सकते हैं हम इसको। बताओ, एक्सपेंडिचर को कटेल करा जा सकता है शायनी, आसान है सरकार के लिए। अभी जितने खर्चा कर रही है सरकार रोक दे, कुछ हद तक कम करे जा सकते हैं, लेकिन इससे नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ही रुकेगी कि अगर बहुत ज्यादा कर दे तो। और रेवेन्यू की प्राप्ति के लिए सरकार टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है क्या? नहीं। लेकिन पता है क्या है, आप कहोगे फिर ये रेमेडियल मेजर्स दे ही क्यों रखे हैं जब ये मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं है? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ना अपनी पैनी नज़रों के साथ साथ दिमाग को भी शार्प करके रखना है। ये जितने भी एक्शन सरकार लेगी ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं दोस्तों। इंटरव्यूअर अगर आपको पूछे ना कि ये चीज़ पॉसिबल तो है ही नहीं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है, आपने अगर बोल दिया सर खर्चे कम कर देने चाहिए सरकार को, इंटरव्यूअर आपको बोलेगा देश कैसे चलेगा? फिर सरकार के सब्सिडी वापस ले ले, आप क्या कहना चाहते हो? आपसे बोले इंटरव्यूअर कि आप क्या कहना चाहते हो कि योजनाओं को बंद कर दे, मनरेगा को बंद कर दे कुछ साल के लिए, आपकी सैलरी रोक दे कल को IAS बनने के बाद, और टैक्स क्या बहुत ज़्यादा आप दे सकते हो क्या, मैं दे सकता हूँ क्या? जो लोग जो इतना अर्न कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रखे, वो इतना टैक्स दे सकते हैं क्या? तो आपको अपना आंसर एक बहुत सॉफ्ट टोन में ये प्रेजेंट करना है कि सर ये लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म में जो इमरजेंसी में सिचुएशन जो इकोनॉमी में हमारे देश के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, हमें तो बस कैसे भी करके उसको टालना है, शॉर्ट टर्म की बात है। ठीक है, तो ये रेमेडियल मेजर्स वर्क करेंगे क्या? जल्दी बताओ। बिल्कुल करेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ जाती हैं कुछ टाइम के लिए तो लोग उसको बियर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए सरकार खुद भी नहीं होल्ड करके रखती इस चीज़ को, क्योंकि सरकार को पता रहता है ये पेट्रोल आलू प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर फीस एंड फाइन्स अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, राज्य के जो चुनाव हैं, विधानसभा के जो चुनाव हैं, विधान परिषद के, पंचायतों के, कुछ भी हैं, म्यूनसिपैलिटी के, इन सब के चुनावी प्रक्रिया में असर देखने को मिलेगा, जनता चिढ़ सकती है हमसे। बताओ अर्पित, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो सरकार जब भी ऐसा कुछ इंक्रीज करने का सोचती है ना रेवेन्यू, तो आप हमेशा देखना शॉर्ट टर्म में सोचती है। कोविड के बाद से लगातार 1-1.5 साल तक पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी रही ना हमारे देश के अंदर, है ना?
अब गलती वो हमारी भी नहीं थी, क्योंकि हमने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखा था ऑयल प्राइसेस बढ़े रहे, है ना, बूम कर रहे थे ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ भी साम दाम दंड भेद अपनाया, लेकिन उसको कंट्रोल के अंदर थोड़ा ले आई ना, एज कम्पेयर टू जितना पहले थे, पिछले साल थे। ये चीज़ें होती हैं। अभी आपको पता होगा ना, एक अभी कुछ महीने पहले की बात है, अभी 2022 के लास्ट क्वार्टर की बात है, नींबू के प्राइसेस, लेमन के प्राइसेस एकदम से शूट कर गए थे, डबल हो गया था रेट उसका, है ना। लेकिन बहुत जल्दी एक ही महीने के अंदर कंट्रोल में हो गया ना सब कुछ। ये चीज़ है, ठीक है। तो 10 मेन रेमेडीज आर, गवर्नमेंट शुड रेज रेट ऑफ टैक्सेस, सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा ले, स्पेशली रिच पीपल के ऊपर। देखो इसका भी एक सॉल्यूशन है, और सरकार चाहे तो नए नए टैक्सेस भी लिवाई कर सकती है जहां जहां पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। देख रहे हो कीवर्ड, देखो यहां पर लिखा है गवर्नमेंट शुड रेज, रेवेन्यू होना चाहिए, और कंडीशन लगाती है कि रिच लोगों को जब पहले टारगेट कर लो। दूसरी लाइन सुनो, रेमेडी मेजर, आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं। गवर्नमेंट यहां पर लिखा तो शुड रेज, यहां पर लिखा हुआ है शुड ट्राई, कोशिश कर ले कि खर्चे कम हो जाए और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अवॉइड हो। मान लो कि आप ना मैरिड, आप लोग ना मैरिड हो मान लो, ठीक है, और आपकी ऑफिस की सैलरी वगैरह से, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, वर्किंग हो, आपकी सैलरी से इतना बच नहीं पाता कि आप लोग अपना घर वगैरह चला पाओ, आपको दिक्कत हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो आपने अपनी मम्मी पापाओं से डिस्कस करा कि ऐसे ऐसे हमें दिक्कत हो रही है। तो अब वो सॉल्यूशन क्या देंगे, कहीं सस्ती जगह पर घर देख लो, अपने खर्चे थोड़े से कम कर दो, ठीक है, ये फालतू में तुम्हारा इतनी इतनी देर एसी चलता रहता है, इसके खर्चे बचा लो। तो वो आपको बेसिकली क्या बोलते हैं कि कोशिश कर लो, अगर ये खर्चे कम हो सके, कहीं सस्ता फ्लैट तुम ले सको, कुछ भी कर सको, तो उसको थोड़े दिन के लिए ट्राई कर लो। बार बार ओला उबर करके मत जाओ, अपनी गाड़ी लेकर मत जाओ, यूज़ मेट्रो, या फिर इतनी सी दूर की तो जगह है, तो छोटे छोटे खर्चे भी तुम बचाओगे, तो बहुत ज़्यादा वो सेविंग तुम्हारी हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि सरकार ट्राई कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो वेस्टफुल ही हो और अननेसेसरी हो। हर सरकार का हर टाइम पे खर्चा अननेसेसरी नहीं होता, सरकार भी बेवकूफ़ नहीं है, सरकार को भी पता होता है कि पैसा कहाँ काम आ रहा है, कहाँ काम नहीं आ रहा, कहाँ लगाया जाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए। हर टाइम पे 24 घंटे 24/7 सरकार गलत नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में एक ना एक बार तो टच करके जाती ना फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसा नहीं हुआ लेकिन कभी। उसके बाद सिंपली पुट, रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स स्पेंडिंग बियॉन्ड द मीन्स, मतलब औकात आपकी इतनी है नहीं, लेकिन खर्चे फिर भी माशाअल्लाह आप करते चले जा रहे हो। दिस रिजल्ट्स इन बोरिंग, क्या होगा जब आप ज़्यादा खर्चे, ज़्यादा शौकीन हो हर एक चीज़ के, आप बोरो करोगे। अब जब बोरो करोगे तो बोरो को कहते हैं लोन, और लोन के एक सबसे बड़ा नेगेटिव रिपरकशन, जो दुष्परिणाम होता है वो ये होता है, लोन का आपको अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे बैक करना पड़ता है अलॉन्ग विद ब्याज, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाता है। क्यों, आपके सर के ऊपर अब ये लोन की तरवा लटक रही है, और फिर ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये भी बढ़ता रहता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस इसी से निकल कर आते हैं। नंबर 1, जब आपका लोन इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट बढ़ते ही चला जाए, बढ़ते ही चला जाए, बढ़ते ही चला जाए, तो इससे आपके एसेट्स के अंदर रिडक्शन होता है। सरकार की बात हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि सरकार जो है ना, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। इट इंडिकेट्स डिस सेविंग्स ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट, बिकॉज जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो गैप आ गया ना, ये जो गैप आ गया ना, सरकार को इस गैप को कवर करना पड़ेगा। ये जो गैप आ गया ना, सरकार को इस गैप को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। सरकार के पास जो भी कैपिटल रिसीट है, ठीक है, बाय ड्राइंग अपॉन कैपिटल रिसीट इधर थ्रू बोरिंग, मतलब इसको यूज़ करके बोरिंग के थ्रू, या फिर जो भी पीएसयू या पीएसई हैं उनके कुछ हिस्सेदारी बेच दो, या बहुत ज़्यादा अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ ही गया है तो आपको पूरा ही बेचना पड़ेगा, सेल ऑफ इट्स एसेट। एंड सरकार के एसेट क्या होते हैं, पीएसयू पीएसई जो होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दूसरा ऑप्शन है बोरो करना। सरकार सबसे पहले बोरोइंग के लिए कहाँ पर निगाह मारेगी, भारत की अगर हम लोग बात करें, आरबीआई के पास, और क्या गिरवी रखवाएगी उनके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है।
आरबीआई खुद देगा लोन क्या? कमर्शियल बैंक्स के प्रोसेस के थ्रू करता है वो। अच्छा, चलो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे बताओ, अगर फिर भी घाटा पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा और बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है डेफिसिट, हालांकि वो वाली बात हम फिजिकल डेफिसिट में करेंगे, लेकिन आरबीआई फिर एक और टेक्निक क्या अपनाता है? आरबीआई को फिर खुद से क्या करना पड़ता है, एक प्रक्रिया, जब सरकार बिल्कुल लाचारी बेचारी हो जाती है तो? नहीं नहीं, उसके भी बियॉन्ड जाकर लास्ट स्टेप बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, जो कि और फंसाती है फिर सरकार को, जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे को फाइनेंस करने के लिए। सारे रास्ते जब बंद हो गए, सारे हथकंडे बंद हो गए, अब उससे देखते हैं दूसरा इंप्लीकेशन क्या निकलता है। एक तो होते हो गया कि एसेट की रिडक्शन, एसेट वाली बात समझ गए ना, एसेट की रिडक्शन कैसे, कि अपने जो कुल मिलाकर जो सरकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका मालिकाना हक सरकार को देना पड़ता है, बेचना पड़ता है प्राइवेट लोगों को, उसका कुछ या तो कुछ पार्ट या पूरा का पूरा, या सरकार को बोरिंग के रास्ते पर जाना पड़ता है। और जब बोरिंग के रास्ते पर सरकार जाएगी, अब वो बोरोड अमाउंट को भी वापस करना पड़ेगा, ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, तो उस बोरोड अमाउंट की वजह से भी हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। एग्रीड? तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी प्रक्रिया सरकार की डिस सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ, सरकार को जोड़ पा रही है इस प्रक्रिया में कि खर्चे ही खर्चे होते चले जा रहे हैं? बताओ, और खर्चे होने लग गए इससे तो, है ना? और हम लोग सिचुएशन क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, तभी तो रेवेन्यू डेफिसिट था। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ये कैसे हो जाएगी? अब ये जो बोरोड फंड्स होते हैं फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, दे आर जनरली यूज टू मीट द जर्नली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो वही है कि डेली एक्टिविटीज वगैरह को चलाने के लिए सरकार पैसा बेसिकली इसको यूज करना चाह रही है, ठीक है? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, जिसके सारे के सारे दुष्परिणाम ही निकलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से हो सकता है सरकार की लाइबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बोरोड अमाउंट को वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट एसेट्स इससे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है? सिमिलरली, रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज अ रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर, और कोई भी बेनिफिट के आसार नज़र नहीं आते फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर। इकोनॉमी का मतलब जो प्रेशर है ना सरकार की तरफ से, सरकार की वजह से, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है यहाँ पर। अब जब और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है तो अगला परिणाम यही है, और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है। सरकार क्योंकि और बोरिंग की तरफ जाएगी प्रीवियस बोरिंग को फुलफिल करने के लिए। एक कंट्री से बोरो करा, कंट्री ए से, अब इसकी बोरिंग को लौटाना है तो बी की तरफ, बी की बोरिंग को लौटाना है सी की तरफ, एक एक करके दिख तो रहा है कि खिसकते चले जा रहे हैं, लेकिन नई नई बोरिंग भी क्रिएट होती चली जा रही है, तो सरकार फंस गई, सरकार फंस गई। और हर किसी के फिर जो अमाउंट होता है, जैसे ज़रूरी है कोई कंट्री ही लोन दे, कोई इंस्टीट्यूशन दे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सबकी ब्याज की दरें और जो रेट्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। लार्ज बोरोइंग टू मीट रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज डेट बर्डन। क्यों? रीपेमेंट लाइबिलिटी की वजह से और ब्याज की वजह से। इसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट फ्यूचर में हो सकता है बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। चलो मान लो एक बार को सरकार ने ये अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए बोरो कर लिया, दूसरे सिस्टम की तरफ हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग ये बोल रहे थे कि सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ा लेना चाहिए। कैसे बढ़ा लेना चाहिए भाई? टैक्स को इंक्रीज करके। लेकिन टैक्स का बर्डन तो हम लोगों पर आएगा ना। पब्लिक इज आस्क्ड टू या रिक्वायर्ड टू पे हायर टैक्सेस। अगर सरकार ये टैक्सेस की वजह से अपना जो रीपेमेंट बर्डन है इसको कम करना चाह रही है कि चलो हम रेवेन्यू जो है इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने की तो हालत में है ही नहीं सरकार, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन सरकार टैक्स के माध्यम से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने का सोच रही है कि हम इसी से चलो देश भी चला लेंगे और ब्याज भी बढ़ देंगे। लेकिन जनता के ऊपर वो तलवार मंडराएगी और सरकार को इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भुगतने पड़ सकते हैं। समझ में आया है? रेवेन्यू डेफिसिट ईजी है, हर चीज़ शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर है, लेकिन वो आपको बस एंड में ये बता रहे हैं इम्प्लीकेशंस के थ्रू कि कभी कभार सरकार ना अगर संभाल के ना चले ना देश को शॉर्ट टर्म में, तो ये इसको देरी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, इम्प्लीकेशंस इसके लॉन्ग टर्म के बनकर रह जाएंगे। ये रेवेन्यू डेफिसिट भी फिर बार बार कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, और ये रेवेन्यू वर्ड अपने आप में जो शॉर्ट टर्म है ना, वो एक टाइम के बाद लॉन्ग टर्म का नजर आने लग जाएगा, क्योंकि वो एक देश की रेगुलर पहचान हो जाएगी। और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी क्या? बताओ।
मतलब हर चीज़ से सरकार के रास्ते बंधेंगे ही ना, ये चीज़ है। और एक और बात है, जैसे एक एंगल ये जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता है, सरकार तो चलो भाई पीएसयू और पीएससी को उसके शेयर्स को या पूरे के पूरे मालिकाना हक को बेच के चली जाएगी, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा बताओ? ये क्या पीएसयू और पीएससी क्या बेचने के लिए कि मतलब तुम घाटे में आते रहो, सबको बेच बेच के प्राइवेट वो कर दो? इससे देश का नेचर कैसा हो जाएगा? देश अभी हमारा मिक्स इकोनॉमी नेचर का है, कैसा दिखने लगेगा थोड़े टाइम बाद अगर सरकार यही यही करती चली जाए तो? कैपिटलिस्टिक कंट्री बन जाएगी। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे देश के लिए नहीं ना, क्योंकि हमारे देश में गरीब जनसंख्या काफ़ी है ना? और अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर होगी तो ये जो अमीर और पुअर का डिफरेंसेस ये कम होंगे कि और बढ़ेंगे बताओ? और बढ़ेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, हमने यहाँ पर एक डेफिसिट को कंप्लीट करा। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग फिजिकल डेफिसिट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।